जैसे हर घर में लोग अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके अपने घर का मेजर डिसीजन लेते हैं साल के स्टार्टिंग में, ठीक उसी तरह मैक्रो लेवल पे हमारी, आपकी और हम सब की गवर्नमेंट एक बजट डिसीजन लेती है और इस बजट डिसीजन से तय होता है आगे एक साल तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे होगी और गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी। बाय द नेक्स्ट ईयर 2024 इंडिया इज गोइंग टू होल्ड इट्स लोकसभा इलेक्शंस। तो हम ये होप करते हैं कि इस साल इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलीफ देगी अपने सिटीजन्स को। बजट नॉर्मली सुनने में बहुत हार्ड लगता है, बट मैं आज बजट को बहुत ही सिंपल और इसके हाइलाइट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा जो 2023 का बजट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो फ्रेंड्स, बजट का मीनिंग क्या है? बजट का सिंपल मीनिंग है कि एक साल के अंदर में जो होने वाले इनकम्स है और जो एक साल के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस है उन सब का टोटल कैलकुलेशन। उसी तरह जब मैक्रो लेवल पे जब किसी गवर्नमेंट को बजट बनाना होता है तो गवर्नमेंट ये देखती है कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रही है और उसको एक्सपेंसेस किन किन सेक्टर्स में करना है, उसके बारे में गवर्नमेंट प्लान बनाती है। इस बजट के प्रोसेस को समझने के लिए मैंने इसका डिवीजन 3 स्टेप में कर रखा है ताकि आप लोगों को बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रोच करती है सारी मिनिस्ट्रीज़ को अगस्त में और उनसे पूछा जाता है कि उनके रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और मिनिस्ट्रीज़ अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में जितने भी खर्चों को वो एस्टिमेट करती है उस बेस पे अगस्त से काम करना शुरू कर देती है और ये चलता है जनवरी तक। देखने में तो ये काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बट गवर्नमेंट इस बीच में कंसल्ट करती है उन कॉर्पोरेट बॉडीज से या उन प्राइवेट बॉडीज से जो एक्चुअली इसके स्टेक होल्डर होते हैं। उनके एग्जैक्ट पोजीशन को समझने की कोशिश करती है और उनके प्रॉब्लम्स और कैसे एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस किया जाए इस बारे में डिस्कस करती है। इन सभी से सजेशन ले लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हलवा सेरेमनी मनाया जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। इस डॉक्यूमेंट फाइनलाइजेशन के बाद एक हलवा सेरेमनी मनाया जाता है जिसमें कि एक हलवा बनता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसको खाते हैं। ये सब सारी चीजें हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है बजट के प्रेजेंटेशन का, जो कि 1 फरवरी को होता है। उससे पहले इस बजट को सेफली रखा जाता है। बजट प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, बट ठीक उससे एक दिन पहले सारी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट की जाती है जो कि होती है लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस की, उसी इकोनॉमी की, जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया ने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया या किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और किस सेक्टर में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। ओवरऑल ये लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है और इसमें लास्ट ईयर का इकोनॉमी का डेट कितना हुआ, लोन कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू जनरेशन कितना था, ये टोटल ट्रेड कितना हुआ एक इकोनॉमी का, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रेजेंटेशन एंड अनाउंसमेंट और जो दूसरा है वो है अकाउंट्स। प्रेजेंटेशन और अनाउंसमेंट्स में इंडिया के डिफरेंट पॉलिसीज को गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है कि किस चीज़ में इंडियन गवर्नमेंट अगले एक साल तक फोकस करना चाहेगी या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगले एक साल के अंदर में हर किसी को पक्का घर मिल जाए या हर एक स्कूल को डिजिटलाइज कर दिया जाए जितने भी रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं। दूसरा और सबसे जो मेन पार्ट है इसका वो है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स के बने हुए होते हैं। पहला है रिसीट बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट और तीसरा है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल बजट। बट उससे पहले आपको ये 2 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स। कैपिटल का मतलब हुआ वन टाइम। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर एक बार में करती है, जैसे एयरपोर्ट बनाना या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जैसे डैम बनाना, यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट एक बार में मोटा अमाउंट खर्च करती है। उसी तरह गवर्नमेंट मोटा पैसा जब रिसीव करती है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट कराया था, उसी तरह अगर इंडिया को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो इंडिया भी लोन लेगी बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से। दूसरा है रेवेन्यू, जिसका मतलब है रैकरिंग एक्सपेंसेस में गवर्नमेंट के उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है जो हमेशा होती रहती है, जैसे गवर्नमेंट को सैलरीज देना। उसी तरह रैकरिंग रिसीट में आ जाएगा जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, जैसे GST। जैसे हर मंथ गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ GST उठता रहता है और मिलता रहता है। अब हम वापस आ जाते हैं उन 3 डॉक्यूमेंट्स पे जिनके बारे में मैं आपसे बताया था। रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल बजट। रिसीट बजट के थ्रू गवर्नमेंट सिंपली पूरा लिस्ट शो करती है कि किस सेक्टर से कैसे कैसे कितने पैसे आने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाएगा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाता है GST, लोन्स, फीस एंड पेनल्टीज। सेकंड डॉक्यूमेंट होता है एक्सपेंडिचर बजट। इसमें इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला पैसा, कि गवर्नमेंट के पैसे कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट इसमें शो की जाती है। थर्ड डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितना पैसा डिमांड किया है। इस तीनों डॉक्यूमेंट से फाइनेंस बिल बनाया जाता है और उस फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और फिर पार्लियामेंट में एक एक्ट बनता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसा आपका है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट से परमिशन लिए बगैर आपका पैसा खर्च नहीं कर सकती है।
फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ये पैसे मिनिस्ट्रीज तक पहुंचती हैं। ये बजट प्रेजेंटेशन इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन आपके दिल में आता होगा कि इंडिया में इतने सारे टैक्सेस देने के बाद, इतने सारे GST जाने के बाद भी इंडिया की सड़कें इतनी खराब क्यों हैं, या अभी तक रूरल एरियाज में पक्के घरों की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बजट जो है वो एक रिलायबल डेटा सोर्स है जिस पर पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यही वो मीडियम है जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आपका पैसा किस मिनिस्ट्रीज में या किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इंडिया बहुत सालों से एक बजट डेफिसिट कंट्री है, जहाँ पे कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनकम के सोर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इस केस में इंडिया को बहुत सारा लोन लेना पड़ता है और उसके ऊपर में देना पड़ता है इंडिया को इंटरेस्ट, जो कि आगे चल करके एक काफ़ी हैवी बर्डन बन जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये जो बजट गवर्नमेंट बनाती है ये मोस्टली सारे एरियाज में जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया का जो रिसीट बजट है वो कितने का है, क्योंकि ये जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। तो इसमें से स्टेट को निकाल दिया जाए, स्टेट को चला जाता है 10 लाख करोड़, तो सेंटर के पास रह जाता है 23.3 लाख करोड़ रुपीस। ये जो सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। इसमें 3 लाख एज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड कर लीजिए तो टोटल हो जाता है 26.3 लाख करोड़। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया जो है एक बजट डेफिसिट कंट्री है, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला मैम ने इस बार का बजट जो कि तय किया है वो है 45 लाख करोड़। हमारे एक्सपेंसेस जो होंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए वो होंगे 45 लाख करोड़। हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो था 26.3 लाख करोड़ रुपीस, बट हमारा एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ रुपीस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें और जो 19 लाख करोड़ रुपए है वो लोन के तौर पे लेना पड़ेगा। आइए हम एक्सपेंसेस की तरफ देख लेते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एलोकेट होंगे। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो एलोकेट हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 10,79,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी मिला है 5,93,000 करोड़, जिसमें हमारे तीनों ही डिफेंस पर्सनल्स आ जाते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया गया है 2 लाख करोड़, जिसमें राशन कम प्राइसेस पे गरीब लोगों तक अवेलेबल कराया जाता है। सब्सिडीज के तौर पे जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स को, वहाँ पे भी एलोकेट हुआ है 1.7 लाख करोड़। होम मिनिस्ट्री के अंडर जिसमें सारे ही यूनियन टेरिटरीज और पुलिस आते हैं उनको मिला है 1.9 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को मिला है 2.4 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज को मिला है 2.5 लाख करोड़। इस साल टोटल बजट का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो फाइनेंस को जा रहा है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर काफी सारे ऐसी कंट्रीज से लगती है जहाँ पे डिस्प्यूट चलता ही रहता है, तो हमारा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डिफेंस में भी जाता है। उसके अलावा रोड्स और रेलवेज पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एक अच्छा खासा अमाउंट भी दिया है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, और मैं बहुत एफर्ट डालता हूं ताकि इस चीज़ को बहुत इजी बनाया जा सके आप लोगों के लिए। मेरी पुरानी वीडियो को देखें जिसमें मैंने अडानी के बारे में बताया और पूरी की पूरी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को भी इसमें एक्सप्लेन किया है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।